हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी चैप्टर से पॉलिटी से एक नया चैप्टर जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछे वाला चैप्टर है, पार्लियामेंट, जिसमें हम लोग बारीकी से इसका स्टडीज करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के बेसिस पे उन सभी एमसीक्यूज को लेके आएंगे जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर से, मतलब कुछ भी, चाहे नेट से हो, पीजीटी से हो, तो ये अदर एग्जाम से भी हो। पॉलिटी आप लोग को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। और जिसमें पार्ट 1 तो आज हम लोग ऑलमोस्ट 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बेसमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग को इस क्लास को कैसा लगेगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें क्या होगा, मेरे को पता चलेगा कि स्टूडेंट क्लास को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर। कमेंट तो जरूर ही करना है। आप लोगों को कैसा लगा, जो भी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस चीज में प्रॉब्लम है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उसको रिफॉर्मेटिंग की ओर जाने के लिए। तो मतलब आपको जैसा लगे आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि आर्टिकल 79 के तहत क्या क्या पार्ट मिलके संसद का गठन होता है, जिसमें आप लोग ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, तो संसद का गठन होता है, आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इस सभी को मिलकर प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन का सवाल है। प्रेसिडेंट भले ही मिलके संसद बनता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट को पूरा करता है, लेजिस्लेचर को पूरा करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को हम लोग लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव का हेड होता है ना, और साथ में किसका हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। दो थिंग आप लोग याद रखेंगे, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि भाई हम लोग जो अभी प्रेसिडेंट की बात किए, जिसको मिलकर संसद बनता है, आर्टिकल 52 में कहता है कि संसद, हमारे भारत में एक प्रेसिडेंट होंगे जो आर्टिकल 52 में है। और आगे कहता है 53 के अकॉर्डिंग कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट में सभी के सभी एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होंगे, मतलब सभी के सभी पावर उनके अंदर निहित होंगे। लेकिन 74 में ये कहता है कि प्रेसिडेंट वही काम करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसल्ट करेंगे, यानी कि उनके एडवाइस के आधार पर ही वो काम करेंगे, वो मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा कंफ्यूजन क्या चीज का मामला बनता है कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है या है। देखिए आर्टिकल 85 में कह रहा है कि संसद जो है, मतलब जो भी सत्र होंगे उसको बुलाने का या उस सेशन को समाप्त करने का भी राइट्स है। दूसरा है 87 में कह रहा है कि दोनों सदन को विशेष अभिभाषण देने के भी राइट्स है। तीसरा में है कि आर्टिकल 111 में क्या है कि विधेयक जो होता है उसको लास्ट स्वीकृति देने के भी राइट्स है। और 123 के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डिनेंस पावर जारी करने की भी राइट्स है। ऑर्डिनेंस पावर हम लोग जब बात करेंगे, क्योंकि ये इसको बड़ा सा एक चैप्टर लाएंगे, हम लोग इनिशियली बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस पावर, मतलब जब हमारी संसद सत्र में नहीं होते हैं। आप सभी को पता है कि जो सेशन होता है बेसिकली दो तो मैंडेटरी है ना। जैसे भारत में क्या है कि विंटर सेशन और आपका समर सेशन, ये दो सेशन बुलाया जाता है, दो, ठीक है। लेकिन उसके साथ और एक ऐड करता है, बजट सत्र को बुलाया जाता है जो फरवरी में ऑर्गेनाइज होता है। तो ये सब सत्र जब नहीं चल रहा होता है, तब अगर इमीडिएटली कुछ कानून की जरूरत होता है तो राष्ट्रपति उनको पारित कर सकता है, जो अगला सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो जारी रहेंगे। और अगर उस सत्र के दरमियान उस नियम को संसद में पारित कर दे तो विधेयक बन जाएगा। आगे चलते हैं और हम लोग देखिए अभी है कि भाई अपर हाउस में भी 12 मेंबर को नॉमिनेट करने की राइट्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आइदर हाउस में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है।
तो जब मेंबर नहीं है तो फिर वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। ये सब तो उनके वो पावर दिया गया है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को अच्छा से प्रॉपरली काम कराने के लिए, राइट्स। तो फिर 79 पे जो दिया गया है, तो प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा मिलके हमारा पार्लियामेंट का गठन यानी कि फॉर्मेशन होता है, राइट, समझ गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा राज्यसभा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नंबर 1 स्टेटमेंट हम लोग ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, इट इज ए परमानेंट हाउस। बिल्कुल परमानेंट हाउस है, क्योंकि राज्यसभा को परमानेंटली ही एस्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन 2 में कह रहा 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। 2 साल में वह 1/3 मेंबर्स की सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा में कह रहा है कि इट्स नॉर्मल टर्म्स इज 6 ईयर्स। इसका जो टर्म्स होता है यानी कि उस मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है। और चौथा में जो कह रहा है इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को भंग किया जाता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम बता रहे। तो मैक्सिमम हमारे 250 तक ही हो सकता है, जिसमें 238 इलेक्टेड और 12 आपका सिलेक्टेड। लेकिन अभी अगर लोग प्रेजेंट की बात करें कि भाई प्रेजेंट में कितने मेंबर्स है, तो याद रखिएगा 245 है, जिसमें 233 प्रेसिडेंट्स इलेक्टेड है, यानी कि अलग अलग स्टेट से और यूटीज से इलेक्ट होके आए हैं, और जो 12 है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। अब राज्यसभा की जो सदस्य अभी हम लोग बताया ना, उनको कौन मनोनीत करने का राइट्स किसके पास है। सिंपल बात है, प्रेसिडेंट के पास है। अब क्वेश्चन आता है कि किनको कर सकता है, क्या जिनको मन करेगा वो राष्ट्रपति उठा के कर देंगे नॉमिनेट, नहीं। उसके लिए 4 प्लेस को डिफाइन किया गया है, जिसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, मतलब साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, कला के क्षेत्र और समाज के क्षेत्र से ही उन 12 व्यक्ति को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य बनने की योग्य नहीं, यानी कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए क्या नहीं है। ऑप्शन है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, बिना नागरिकता के संसद नहीं बनता है। दूसरा है मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज, उनके लिए एज भी निर्धारित किया गया है, जैसे लोकसभा के लिए, ठीक है, कुछ एज, और राज्यसभा के लिए कुछ। अब जब मेंबर बन जाएंगे तो ओथ एंड एफर्मेशन के बाद ही उनको माना जाएगा, है ना, उनको मेंबर की, लोकसभा से तो लोकसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा का उनको पावर्स मिलेगा, बिना ओथ एंड एफर्मेशन से मिलेगा नहीं, है ना। अगला है मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल का उनको सदस्य होना है ना, पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए नहीं। ये गलत है, क्योंकि आप लोग को पता है ना निर्दलीय भी होता है, मतलब कोई भी दल से अगर ना हो तभी वो कंटेस्ट करते हैं, और कई बार देखें चुनाव जीत भी जाते हैं, है ना, तो इसके लिए जरूरी नहीं है। आगे ये क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य जिनको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, उनके लिए एज की न्यूनतम आयु 30 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा की न्यूनतम आयु, लोकसभा के मेंबर बनने की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 25 इयर्स होना चाहिए। अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि भाई आप बताओ प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना एज होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी मिनिमम एज जो 25 इयर्स है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और उनको क्या है किस आधार पर सिलेक्शन होता है, तो भाई उन जो भी उस पार्टी है जिनको बहुमत मिलता है, और ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर्स अगर है तो उनको 25 साल मिनिमम, और लोक राज्यसभा के है तो 30 साल, उसमें कोई भी आपका और घटा या बढ़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ प्रेसिडेंट के मामले में होता है, प्रेसिडेंट के लिए 35 इयर्स या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 इयर्स रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें
कि 25 और 30 ईयर से जो बात है हमारे संविधान की कौन सा आर्टिकल में है, तो इसको भी याद रख लिखिएगा। आर्टिकल 84 क्लोज बी के अंदर मिनिमम एज क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर पार्लियामेंट है, मतलब संसद के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज की जो जरूरत होता है आर्टिकल 84 क्लोज बी के तहत उसको बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन से राज्यसभा का पदेन सभापति या एक्स चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट को ही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया जाता है। लोकसभा की तरह इलेक्शन करके, जैसे लोकसभा में जब लोकसभा का गठन हो जाता है तो पहला बैठक में ही क्या होता है, अपना चेयरमैन चुन लेता है ना, वोटिंग करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वोटिंग नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट को ही इनको सभापति बना दिया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। अच्छा से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर ना हो भी सकता है कि भाई दोनों नहीं है कुछ कारण से, तो फिर उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कौन काम करते हैं, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का काम कौन करता है। यहाँ पर क्या होता है, पैनल चेयरपर्सन होता है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पैनल चेयरपर्सन क्या होता है, इसको आप लोग आर्टिकल्स को याद रख लीजिएगा। पैनल चेयरपर्सन वो होता है जिसमें लोकसभा मेंबर के पास राइट होता है एक पैनल बनाने का, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम तक 10 मेंबर रखा जा सकता है उस पैनल में। जिसमें क्या होता है, जब लोकसभा मेंबर लोकसभा स्पीकर आपका डिप्टी स्पीकर जब नहीं रहेंगे, तब उस मामले में उन मेंबर में से कोई भी एक मेंबर क्या करेंगे, लोकसभा स्पीकर का काम करेंगे। और ये सब के सब मेंबर्स लोकसभा के ही होते हैं जिनको रखा जाता है उस कमेटी में। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 95 में देखिए कह रहा है कि भाई जब क्या होगा, लोकसभा के स्पीकर्स नहीं रहेंगे तो एक तो डिप्टी स्पीकर या फिर दूसरा पर्सन इसमें स्पीकर का काम करेंगे। तो इस दूसरा पर्सन में से लोकसभा के कोई भी मेंबर को तो प्रेसिडाइज करने के लिए देगा नहीं, इसीलिए इस पैनल को बनाया जाता है। समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल, इज ए मनी बिल, है ना, सॉरी इंग्लिश में उसको दो बार वेदर इज बिल इज ए मनी बिल। हाँ ठीक है, मतलब कौन अंतिम निर्णय देता है या फिर कौन उसको डिफाइन करता है कि ये मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है। सबसे पहली बात, इसको तो प्रेसिडेंट देंगे नहीं, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही देते हैं। ठीक है, अब आप लोग और एक बात याद रखिएगा कि जो मनी बिल होता है, एवरी मनी बिल विल बी फाइनेंशियल बिल, बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल। ओके, मतलब सब धन विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक होता है, ये जरूरी है, लेकिन सभी वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होते हैं। समझ में आया? अब इसके लिए कुछ इंपोर्टेंस जो आप लोग आर्टिकल्स है उसको याद रखिएगा। आर्टिकल्स 110 में बात करता है मनी बिल की, आर्टिकल 117 बात करता है फाइनेंशियल बिल की, और आर्टिकल 112 बात करता है बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। लेकिन यहाँ पर जो बजट लिखा गया है, हमारे संविधान में कहीं भी बजट जैसा शब्द नहीं है। और 114 में अप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है, जो कि विनियोग विधेयक होता है। यानी कि विनियोग विधेयक मतलब उसको समझ लीजिए, सरल भाषा में लिख भी दिया है कि संसद को कुछ काम के लिए, मतलब कुछ वर्क चल रहा है, या फिर मान लीजिए कि एजुकेशन के सेक्टर में उनको इतना पैसा खर्चा करना है, तो अब वो पैसा आएगा कहाँ से? हमारे पैसा जमा है संचित निधि में। अब संचित निधि से पैसा गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती है बिना संसद की अनुमति से। अब संसद की अनुमति कैसी होगी? तो बिल रखना पड़ता है, तो मनी बिल वहां पर रखते हैं, और वो जो मनी बिल रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, मतलब जिस पर्पज में वो पैसा निकालने के लिए निकालने की कोशिश कर रहा, उस बिल को संसद में रखेगा, उसी को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले 113 भी देख लीजिए। अब क्योंकि मांग होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो मांग होगा ना,
तो मांग होगा तो फिर विनियोग विधेयक लाया जाएगा, जो विनियोग विधेयक पास हो जाएगा तो फिर उनको पैसा मिल जाएगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में 3 तरह के फंड होते हैं। एक होता है कंसोलिडेट फंड, जिसको हम लोग संचित निधि बोलते हैं, जिसमें हमारे देश की मतलब जो भी जैसे टैक्सेस से आया और रेवेन्यू से आया, वहां पर मैक्सिमम हमारे पास जो भी ऑलमोस्ट सबके सब जाके संचित निधि में जमा होते हैं, बजाय कि एवरीडे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो पब्लिक अकाउंट में जमा हो जाए। जब हम लोग समझाएंगे इसको तो बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। और तीसरा है कि कंटिजेंसी फंड, मतलब आकस्मिक निधि, जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इमीडिएटली अगर सरकार को पैसा की जरूरत है ना, और क्योंकि इमीडिएटली जरूरत है और संसद सत्र चल नहीं रहा है, तो फिर ऐसे में कैसे उनको मिलेगा पैसा। तो उस सिचुएशन पे क्या होता है कि सरकार उसको निकाल के वो खर्चा कर सकता है, फिर बाद में सरकार को संसद को सॉरी फॉर दैट संसद को इसका पूरा विवरण देके वहां से फिर पैसा लेके, है ना। इसके साथ ही हम लोग आज चैप्टर को खत्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नया वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।